हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। रीशु कहाँ हो? हाँ आई। कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, क्या कर रही थी? शौर्य, वह फॉर्म भर रही थी। आज लास्ट डेट है ना फॉर्म भरने की, तो आवाज़ पर ध्यान नहीं गया। शौर्य, तुम्हारा तो रोज़ का ही नाटक हो गया है। रीशु, हुआ क्या शौर्य, यह तो बताओ। शौर्य, हुआ क्या? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। रीशु, नहीं शौर्य, सच में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया और आप लोगों को आवाज़ देकर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाते बनाते फॉर्म भी भर रही थी, लेकिन बताइए तो हुआ क्या? रीशु मन ही मन यह सोचकर घबराने लगी कि कहीं मम्मी जी ने फिर तो कोई शिकायत नहीं कर दी शौर्य से। शौर्य, रीशु तुम चाहती क्या हो, यह बता दो। क्या तुमसे शादी करके मैंने गलती की या अपने माता पिता को अपने साथ यहाँ लेकर आया यह गलती की? रीशु, शौर्य, फालतू की बातें मत करो। मैंने कब कहा यह सब? कहा नहीं तो यह क्या है? शौर्य ने टेबल पर लगे नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम खा कर दिखाओ इसे। टेबल पर रखे नाश्ते को चखते ही रीशु के मुंह का स्वाद बिगड़ गया और बोली, सॉरी, जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गई। वह पापा के लिए बिना नमक वाला निकालना पड़ता है, इसीलिए लगता है निकालने के बाद सब लोगों के लिए नमक डालना भूल गई। अभी लाती हूँ, रहने दो, तुम ही खाओ, अब मुझे देर हो रही है। शौर्य, चाय तो पी कर जाइए, बन गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रीशु तुरंत किचन की तरफ भागी कि जल्दी से चाय लेकर आऊं। रीशु जब तक चाय लेकर आई शौर्य जा चुका था। मम्मी जी, शौर्य चले गए क्या? हाँ चला गया। अब तुम मज़े से चाय नाश्ता करो। वह बेचारा दिन भर भूखा ऑफिस में सर खपाएगा और यह महारानी ढंग से चाय नाश्ता भी नहीं करवा सकती पति को। जब देखो फ़ोन में घुसी रहती है, कान में हेडफोन लगाकर ना जाने क्या क्या करती हैं। आजकल की लड़कियों को तो शादी का मतलब ही नहीं पता, बस पति बेचारा दिन भर खटकता रहे और यह आराम से घर में पैर फैलाए सोती रहे और फालतू के पैसे उड़ाती रहें। खुद पैसे कमाने हों तो समझ आए। रोज़ का नाटक है इनका, कभी नमक नहीं, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता खाना बनाने में तो बता दो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि अपने बेटे को ठीक से 2 रोटी भी बनाकर ना खिला सकूँ। जब से हम लोग आई हूँ देख रही हूँ कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब शौर्य नाश्ता करके खुशी खुशी ऑफिस गया हो। पता नहीं क्या देखकर शौर्य ने तुमसे शादी की। ना खाना बनाने का गुण, ना पहनने ओढ़ने का। बेटे की ममता में मैंने भी हाँ कर दी। हटाओ यह सब, ले जाओ, खाओ खूब पेट भर के। विमला जी की बातों को सुनकर रीशु रोती हुई किचन में चली गई और कामों में लग गई। यह विमला जी है, शौर्य की माँ, जो अभी गांव से शहर आई हैं अपने बेटे के साथ रहने के लिए। उनके पति यानी शौर्य के पिताजी एक अध्यापक थे, गांव के स्कूल में अब रिटायरमेंट हो गए हैं और काफ़ी बीमार रहने लगे थे। वहाँ गांव में उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, इसीलिए शौर्य उन लोगों को अपने साथ ले आया। विमला जी जब से आई है तब से शौर्य के कान ही भरती रहती है, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर उसे बताती है।
रीशु की गलती ना होने पर भी वह शौर्य के सामने उसे ही दोषी बना देती है, क्योंकि वह रीशु को पसंद नहीं करती। वह अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती है अपनी पसंद से, जहाँ भी जी भर कर अपने अरमान पूरे कर सके और खूब दहेज लेकर सबके सामने अपनी शान बढ़ा सके। रीशु और शौर्य की शादी को 1 साल होने को है। रीशु और शौर्य की लव मैरिज है। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से एक शादी में मिले, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अपने प्यार को एक नाम देने के लिए दोनों ने शादी का फैसला किया। दोनों ने ही अपने अपने परिवारों से बात की। दोनों ही परिवारों ने मना कर दिया, लेकिन रीशु और शौर्य के जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और दोनों की शादी हो गई। रीशु को शादी के पहले घर का कोई काम काज नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद वह धीरे धीरे सब सीखने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा बहुत ही इस नए जीवन में एडजस्ट कर पाई थी कि रीशु के सास ससुर गांव से यहाँ उन लोगों के साथ रहने आ गए। विमला जी को तो रीशु वैसे भी पसंद नहीं थी। रोज सुबह होते ही विमला जी के चीखने चिल्लाने का दौर शुरू होता तो रात को सोने तक चलता। रीशु ने शादी से पहले ही शौर्य को बता दिया था कि वह शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है और कुछ बनकर देश की सेवा करना चाहती है। शौर्य भी रीशु की इस बात को मान गया और रीशु को पढ़ाई से कभी रोका नहीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव शौर्य के अंदर रीशु ने महसूस किया। उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन दिखने लगा। शौर्य अब पहले की तरह सपोर्ट भी नहीं करता। रीशु घर का सब काम खत्म करके अपने कमरे में गई कि थोड़ी देर कुछ पढ़ लूं। तभी विमला जी की आवाज़ आई, जो दरवाजे पर खड़ी थी। विमला जी, बहू। रीशु, जी मम्मी जी। बहू, यह क्या, तुम फिर से फ़ोन और इस लैपटॉप में लग गई? तुम्हें याद नहीं है क्या? आज जीजी आने वाली है अपने पूरे परिवार के साथ। मैंने तुम्हें बताया था ना कल ही, और तुमने अभी तक कुछ चाय नाश्ते का प्रबंध नहीं किया है। रसोई तो खाली है, तो बाहर का नाश्ता खिलाओगी जीजी को? 5 बजे तक पहुंच जाएंगे वो लोग, और तुम अभी ना तो तैयार हुई हो और ना ही उनके स्वागत सत्कार की कोई तैयारी की है। रीशु, मम्मी जी, मैं तो सच में ही भूल गई थी बुआ जी के आने के बारे में। माफ़ कर दीजिए, मैं अभी सब तैयार कर लेती हूँ। विमला जी, और हाँ, यह सलवार सूट नहीं चलेगा। जब तक जीजी है तब तक घर की बहुओं की तरह साड़ी पहनना, और जेवर भी जो शादी में दिए थे वह तुम्हारे पास ही है ना, कि मायके में दान कर दिए? मेरे पास ही है मम्मी जी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? विमला जी, ठीक है, तो वह भी पहन लेना, समझ गई? नहीं तो जीजी सोचेगी कि हमने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। रीशु, लेकिन मम्मी जी, मैं साड़ी पहनकर काम नहीं कर पाती हूँ। विमला जी, वह सब मुझे नहीं पता, पहनना है मतलब पहनना है। इतना कहकर वह बड़बड़ाते हुए नीचे चली गई। रीशु के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सब कुछ छोड़कर किचन की तरफ भागी और जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी में लग गई। पहले नाश्ता बना लूं, फिर तैयार हो जाऊंगी। रीशु अभी नाश्ता बना ही रही थी कि तभी दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने किचन से बाहर आकर देखा। बुआ अपने पूरे परिवार के साथ आ गई थी और साथ में शायद अपनी नई बहू को भी ले आई थी, जिसकी अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी।
रीशु जल्दी से वापस आकर नाश्ते की तैयारी में लग गई और गैस पर चाय रख दी बनने को। तभी विमला जी की आवाज़ आई, बहू कहाँ हो, इधर आओ, बुआ आ गई है। रीशु किचन से बाहर आई। उसे देखकर विमला जी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मेहमानों के सामने कुछ कह नहीं पाई। रीशु ने बुआ के पैर छुए और सबको प्रणाम कर सबसे हाल समाचार पूछने लगी। तभी विमला जी बोली, बातें ही करती रहोगी या फिर जीजी के चाय नाश्ता भी करवाओगी? जी अभी लाई। रीशु किचन में चाय नाश्ता लेने चली गई। भाभी, यह तुम्हारी बहू कैसे रहती है? और यह क्या नया फैशन शुरू किया है तुम लोगों ने? बहू का सूट पहनने का, ना साड़ी, ना जेवर, ना हाथ भर चूड़ियाँ, ना माथे पर बिंदी, ना सर पर पल्लू, यह सब क्या है? हाँ भाई, तुम लोग तो नए जमाने की हो, इसीलिए बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो बहू तो अपनी मर्जी चलाएगी ही। बहू, मेरी बहू को देखो कैसी सुंदर गुड़िया जैसी लग रही है, और तुम्हारी बहू को देखो। नहीं जीजी, बहू ज़रा कामों में व्यस्त थी तो तैयार होने का समय नहीं मिल पाया होगा। भाभी, जैसे तुम लोगों को ठीक लगे वैसे करो, हमें क्या? हमारा काम था तुमको समझाना, सो कह दिया। रोमा और हीना कहाँ हैं? वह भी तो आने वाली थी, बड़े दिन हो गए हैं उन लोगों को भी देखे हुए। शौर्य की शादी में तो आना हुआ नहीं, इसीलिए दोनों बच्चियों को भी नहीं देख पाई। चलो, आ रही हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा है, सारा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर 2-4 दिन हंसी मजाक कर ले तो अच्छा रहता, मन अच्छा हो जाता है। हाँ जीजी, वह दोनों 2 दिन के बाद आने वाली हैं। अच्छा चलिए, आप चेंज करके थोड़ा आराम कर लीजिए, सफ़र से थकान हो गई होगी। विमला जी अपनी ननद यानी शौर्य की बुआ को रूम में पहुंचकर आग बबूला होते हुए सीधे रीशु के पास पहुंची और गुस्से में आँख दिखाते हुए बोली कि मैंने पहले ही कहा था कि यह सब कपड़े बदल कर साड़ी पहन लो, फिर क्यों नहीं बदली? तुमने मेरी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है क्या? जाओ, जाकर बदलो। जब जीजी चली जाए तो जो चाहे पहनना, क्योंकि हमारी तो वैसे भी तुम्हारी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। अभी तक रसोई साफ नहीं की तुमने, तो रात के खाने का इंतज़ाम कब करोगी? रात के खाने में 2-3 सब्जियां, पूरी, पुलाव, चटनी, यह सब बनानी है, समझी? जाओ, जाकर यह सब बदलो। मेरा मुंह ही देखती रहोगी महारानी, या हाथ पर भी चलाओगी? विमला जी की कड़वी बातें सुनकर रीशु आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। साड़ी और गहने पहनने की रीशु को आदत नहीं थी, इसीलिए वह यह सब पहनकर काम भी नहीं कर पा रही थी। घर में मेहमानों के सामने वह घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए किसी तरह कामों में लगी रही। शौर्य के ऑफिस से आने के बाद सभी खाना खाने बैठे। रीशु ने सबकी प्लेट लगाई और गरम पूरी लेने के लिए रसोई में चली गई। भाभी, अगर मेरे आने से तुम्हें तकलीफ थी तो पहले ही बता देती, हम लोग नहीं आते। मेरे बेटे बहू के सामने मेरी इस तरह बेइज्जती कराने की क्या ज़रूरत थी? जीजी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों कहूँगी? और आप ही बताइए, कभी मैंने आपका स्वागत सत्कार में कोई कमी की हो तो? अच्छा, तो यह क्या है? खा कर देखो इसे। शाम को भी वही हाल था। तुम्हें तो पता है मुझे मीठी चाय अच्छी लगती है। चलो, उसके लिए नहीं कहती हूँ, हो सकता है तुमने बहू को ना बताया हो, लेकिन अब यह बेस्वाद खाना मुझे नहीं
खाया जाता। अपने बेटे बहू के सामने मैं तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ किया करती थी और तुमने यह खाना खिलाकर उनके सामने मेरा सर ही झुका दिया। विमला जी ने शौर्य ने उनके प्लेट से खाना चखा और उनका भी मुंह बिगड़ गया। विमला जी का गुस्सा फूट पड़ा। शौर्य पर चिल्लाते हुए बोली, बस यही बचा था, आज तूने वह भी सुनवा दिया। अब मैं और इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं रह सकती। तभी रीशु वहाँ हाथ में पूरियाँ लिए हुए पहुँची। कुछ बोलने ही वाली थी कि शौर्य ने एक जोरदार थप्पड़ रीशु के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रीशु, तुम मेरे माता पिता से नफरत करती हो, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनको घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, यह नहीं सोचा था। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, कभी तुमसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया और तुम घर में आए मेहमानों को 2 वक्त ठीक से खाना नहीं खिला पाई। तुमसे यह छोटा सा घर नहीं संभलता, चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती और देश संभालने के सपने देखती हो। जब से तुमसे शादी किया है, घर के खाने में भी अच्छा स्वाद होता है। मैं तो भूल गया हूँ यह बेस्वाद खाना बनाकर दिन भर तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगी रहती हो और मेरे आने पर दिखाती हो कि बहुत थक गई हो, जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। इसी सब वजह से लोग बोलते हैं लव मैरिज नहीं करना चाहिए, ना संस्कार ना मर्यादा। अगर तुम मेरे घर नहीं संभाल सकती, मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे रोज़ रोज़ के इस नाटक से तंग आ गया हूँ। रीशु के सब्र का बांध अब टूट गया था। रोज रोज सास के ताने और बातें सुनकर वह चुप रह जाती थी कि घर में शांति बनी रहे और समय के साथ साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्ते को बनने में और सहेजने में समय तो लगता ही है। हो सकता है सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सके, लेकिन मेहमानों के सामने शौर्य ने जो थप्पड़ उसके गाल पर लगाया, आज उसे रीशु बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, शौर्य, शादी कोई खेल नहीं है जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा उसे ख़त्म कर दिया। अक्सर तो मम्मी जी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम का मतलब तुम क्या समझोगे, क्योंकि मुझे तो आज इस बात का यकीन हो गया कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं आकर्षण था, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका क्रोध, घृणा, कटुवचन, उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ, इन सब के साथ उसको स्वीकार करना पड़ता है, जैसे कि मैंने किया, तुमने नहीं। प्यार हो तो यह सब भी अच्छा लगता है। प्यार इंसान को सहनशील बनाता है। केवल वही यह कर सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। केवल आकर्षण को प्रेम का नाम देने वाले प्रेम किसे कहते हैं उसे क्या पता। तुम कहते हो ना मुझ में ना संस्कार है ना मर्यादा, तो तुमने कौन सा संस्कार का अच्छा उदाहरण दिया। हर रोज़ दूसरों की बातों में आकर बिना सच को जाने मुझे दोषी बनाना, लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, यह कहाँ का संस्कार और मर्यादा है। कहते हैं बहू गृह स्वामिनी होती है और उसे एक सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं देते हैं। गृह स्वामिनी तो कहते हो, लेकिन तुम लोग उसे घर से निकालने की धमकी देते हो। यह कैसी गृह स्वामिनी है जिसका कोई
घर ही नहीं, ऐसी गृह स्वामिनी होने से अच्छा है वह एक इंसान ही रहे जिसका कोई अपना घर तो हो, उसकी ज़रा सी गलती हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे घर से ही बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान की खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। इसके लिए उसे मिलता क्या है? अपमान। कहीं वह अपना अधिकार न मांग ले, इस डर से तुम लोगों ने उस स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया। कैसी अन्नपूर्णा, कैसी देवी जिसके खाने पर भी रोक टोक हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद से भी नज़र न मिला सके। वह हमेशा अपने आप को ही दोषी मानती रहे और किसी भी अन्य का विरोध न कर सके, अपना अधिकार न पा सके, अपना सम्मान न हासिल कर सके। तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, उसके सपने देश संभालने के हैं। हाँ, है मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का, अपने हिस्से का सम्मान पाने का, और मैं अपने सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। शौर्य पति को परमेश्वर का दर्जा देने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर को कम से कम सही गलत का पता तो होता है। कोई भी फैसला सुनाने या किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बातों को ज़रूर सुन लेना चाहिए। यह प्लेट मैंने पापा जी के लिए लगाई थी, जिसमें गलती से बुआ जी ने खाना खा लिया। पापा जी रोज़ इसी कुर्सी पर बैठते हैं, इसीलिए मैंने उनकी प्लेट इधर ही लगा दी और पूरी लेने चली गई। बाकी सब के खाने में नमक बराबर डाला है, लेकिन लगता है कि हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक ख़त्म हो गया है, इसीलिए यह बेसुआद हो गया है। और जिस रिश्ते में विश्वास न हो उसे निभाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने जीवन सम्मानपूर्वक जी सकूं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकूं। मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं अब और अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकती। शाबाश बहू, आज तुमने इन लोगों को उनका असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो कब से चाहता था कि बोलूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य था कि तुम अपने अधिकारों को पहचानो। इसीलिए मैंने भी इस मामले में बोलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। और हाँ, अपने साथ मेरा भी सामान पैक करो, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं, वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपने को पंख लगाते हैं जिसे तुम इन घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती थी। शौर्य, आकर्षण और प्रेम में फ़र्क होता है। यह समझाने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूँगी। और हाँ शौर्य, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़े रहने की कोशिश करे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह निर्लज है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए उससे अधिक हो। इतना कहकर ऋषि और शौर्य के पिताजी वहाँ से चले गए एक नई सुबह को देखने के लिए। तो गाइज़, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब